डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लै महोदयाः तेपि अधुनैव सम्प्राप्ताः, अतः तेषां कृतेपि अस्माकं कार्यक्रमपक्षतः हार्दं स्वागतम्। एवं प्रोफेसर मंदार भानुशे महोदयाः अपि अस्माभिः सम्प्रार्थिताः, ते आगमिष्यन्ति इति, अतः तेषां कृतेपि अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अधुना अहं कुलपति महोदयान् सम्प्रार्थये अभ्यागतानां सम्माननम् एवं कुर्वन्तु इति। विजय कुमार महोदयस्य सम्माननं कृपया कुलपति महोदयः कुर्वन्तु इति। राधाकृष्णन पिल्लै महोदयस्य सम्माननं कुर्वन्ति आचार्याः। अहं प्रोफेसर लक्ष्मीनिवास पांडे महोदयं प्रार्थयामि, कृपया रेणुका बोकारे महोदयायाः सम्माननं कुर्वन्तु इति। कृपया सर्वे छात्राः अन्तः आगत्य उपविशन्तु। I request all the participants, students, please be seated in your seat. अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहृत्य अधुना अत्र पैनल डिस्कशन वर्तते। न्यू पर्स्पेक्टिव्स ऑफ इंडिक इंटेलेक्चुअल हेरिटेज विकास यात्रा इति कॉन्सेप्ट वर्तते। ऑन दिस कॉन्सेप्ट so we are going to discuss. Students will express their opinions also. So it will be a very interesting session. And very first, I request Dr. Renuka Bokkare to express her views on this topic, on this concept. Please, madam, welcome. इस संस्था का, इस यूनिवर्सिटी के साथ सह आयोजक भारतीय विद्या भवन मुंबादेवी आदर्श शोध संस्थान के डॉक्टर गिरीश जी जानी, निदेशक महोदय, इस पैनल के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लै, ख्यातनाम अंतर्राष्ट्रीय वक्ता तथा मेरे सहकारी, मेरे इस प्रोजेक्ट के दूसरे थीम पर काम कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार जी, और आप सभी ही छात्रगण, प्राध्यापक, सहकारी, सभी को सादर वंदन। इस विकास यात्रा प्रोजेक्ट के लिए मैं जब काम करने लगी हूँ, मेरी थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिस पर आज मैं मेरा प्रेजेंटेशन सादर कर रही हूँ। संगोष्ठी का इंटेलेक्चुअल डायलॉग में जब ये काम ये थीम मेरे पास आई, मेरे लिए चुनी गई, मुझे दी गई, तो जो काम शुरू हुआ, इसमें सबसे दो बातें मुझे बोलनी चाहिए। एक तो इसका वास्ट वाइड कैनवास इस विषय का, और पूरे भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अमृत महोत्सव के लिए, अमृत महोत्सव को जो एक प्रतिसाद मिला है, उसका एक प्रभाव हुआ है और एक परिणाम हुआ है, वो शब्दों में लाना एक मेरे लिए एक बहुत महत् कार्य है, कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी आप सभी के लिए जो इस आज़ादी का अमृत महोत्सव में उत्सवी उत्साह, उमंग और ऊर्जा के साथ जुड़े हैं, उन सब छात्रगणों के लिए आज का मेरा ये प्रेजेंटेशन स्पेशली है। एक परिकल्पना जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पर मैं काम कर रही हूँ, इसका एक आकृतिबंध मैं आपके सामने और उसके तथ्य विविध उदाहरणों के सहकार्य से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका आज़ादी का अमृत महोत्सव संपन्न करने के लिए उत्साह और उमंग के साथ उसको संपन्न करने के लिए एक सूत्र उन्होंने दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। Essence of आज़ादी का अमृत महोत्सव in honorable PMG words.
the Prime Minister announced that this Mahotsav will be celebrated as a Jana Utsav in the spirit of Jana Bhagidari. He added that Azadi Ka Amrut means elixir of energy of independence and stands for the inspiring stories of our freedom fighters, of new age ideas and pledge and spirit of आत्मनिर्भरता. इन सभी इसेंस को मैंने इस प्रेजेंटेशन में आपके सामने प्रस्तुत किया है. नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव एट अ ग्लांस. इसकी शुरुआत हुई 75 वीक्स प्रायर टू इंडियाज 75th इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 15, 2021, जहाँ से ये शुरू हुआ है और मार्च 12, 2021 से और कंटिन्यू होगा 15 अगस्त 2023 तक. ऑनरेबल PMG डेडिकेटेड दिस महोत्सव टू इंडियन सिटीजन्स who have played a key role in India's progression story and have power and potential to help realize the vision of energizing India 2.0 in with the Atmanirbharta campaign, Atmanirbhar Bharat campaign. And to celebrate this Mahotsav, constituted a national committee under the leadership of Home Minister Mr. Amit Shah to organize similar events and highlight India's scientific technological achievements over the past few years. Azadi Ka Amrut Mahotsav celebration by all the ministries, educational and other institutes, government departments and all the people. पूरे भारत ने ये महोत्सव बहुत उत्साह, उमंग, ऊर्जा और नए नए कल्पनाओं के साथ हम तो देख ही रहे हैं, उसका अनुभव भी ले रहे हैं. लेकिन उनके मन में जो परिकल्पना थी वो परिकल्पना कुछ तथ्यों के साथ उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की थी. 5 pillars are the foundation of अमृत महोत्सव. फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें हमारे देश के जो भारत की स्वतंत्रता में जिन्होंने बलिदान दिया है, जो अनाम है, प्रख्यात तो मालूम ही है, लेकिन अप्रख्यात जो है उनके बारे में नए पीढ़ी को पता हो, उनका इतिहास समझे, उनका कार्य, उनका बलिदान, उनका योगदान समझे, इसके लिए फ्रीडम स्ट्रगल और इसके अंतर्गत अनेकानेक योजनाओं का निर्माण और उसका कार्यान्वयन किया गया. दूसरा है आइडियाज़ एट 75. represents idea that can help India achieve the path of progress after the 75th Independence Day. Ideas, resolve and achievements. ये तीनों भाग जो 75 इंडिपेंडेंस में भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे थे. और तीसरा था एक्शंस एट 75. स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द 75th इंडिपेंडेंस डे. रिजॉल्व्स एट 75. ऑब्जेक्टिव, आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाना चाहिए? आज़ादी का अमृत महोत्सव इज अ कंट्री वाइड कैंपेन टू मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस. इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट बिलो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. एक तो था सिटीजन कैंपेन, जो हमने हर घर तिरंगा, राष्ट्रगान, पिन द फ्लैग, जो अनेकानेक, जिसमें सभी बच्चे, सभी लोग, जिनको उत्साह, आनंद और एक यही हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव परिणामकारक रीत्या, प्रभावी रीत्या सबके मन में हो. ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है, ये भारत के बारे में प्राउड फीलिंग, हमारा गौरव, हमारा सम्मान सबके मन में हो और बढ़े भी. इसके लिए उन्होंने जिस तरह से अलग अलग कल्पनाओं के साथ ये महोत्सव मनाने का हमारे सामने एक परिकल्पना रखी थी. दूसरा था एक भारत श्रेष्ठ भारत. अभी हमारा काशी तमिल संगम जो है, ये इसका बहुत सुंदर उदाहरण है. एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें कल्चर, हमारी भाषा, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशंस, जो भी जिस प्रकार से है, दो संस्कृति का संगम, काशी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु उधर दक्षिण में, दोनों संस्कृति का संगम एक साथ हो, उनका मिलन हो और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, उनमें डायलॉग हो. इसके लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव
गवर्नमेंट ने लिया है, माननीय पंतप्रधान जी ने लिया है। दूसरा था एवरी स्टेट एवरी लैंग्वेज, हर राज्य हर भाषा। कोई भी भाषा, अभी NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उन्होंने उसमें सबसे सुंदर उदाहरण नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुझे लगता है, क्योंकि मातृभाषा रीजनल लैंग्वेज को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। और यही रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से अभी बात हुई है कि इंजीनियरिंग के हो या मेडिकल के हो, जो भी अन्य क्षेत्र हो जो टेक्निकल लैंग्वेजेस में आते हैं या टेक्निकल लैंग्वेज वहाँ होती है, वो अनुवाद के माध्यम से उस रीजनल लैंग्वेज में वो पुस्तकें, वो किताब, वो अभ्यास, वो अध्ययन सामने आए। तो एक बहुत बड़ा हर राज्य हर भाषा महत्वपूर्ण है, इसका एक बहुत बड़ा आयाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमें दिखाई देता है। दूसरा था एम्फसिस ऑन इंडियाज़ ग्लोरियस हिस्ट्री। इसके लिए बहुत सुंदर कल्पनाएं आई भी और उसका एक कार्यान्वयन भी हर एक राज्य ने किया है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी जो है, उसके माध्यम से जो इतिहास उस रीजन का था, उस रीजन का इतिहास उस माध्यम से लोगों के सामने खुला कर दिया है। केवल प्रदर्शन करके नहीं, उसका बहुत सुंदर तरीके से संग्रहालय रूप में निर्माण, म्यूजियम रूप में निर्माण करके अलग अलग। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हर एक को अपना लगे, इसलिए सभी मिनिस्ट्रीज़ ने जो काम किया है उसमें क्विज़ भी है, उसमें जिसको हम बोलते हैं फेस्टिविट मेला जैसे प्रोग्राम भी है, या फिर हमारे विविध प्रकार के स्कूल कॉलेजेस में हुई अनेकानेक कंपटीशन स्पर्धाएं हैं, चित्रकला है। एक भी उन्होंने ऐसा कोना छोड़ा नहीं, एक क्षेत्र भी छोड़ा नहीं जिसमें किसी को उसमें सहभागिता न हो, हर एक की सहभागिता हो। इसलिए अनेकानेक प्रकार के अनेकानेक क्षेत्रों में ये कार्यक्रम किए गए हैं। दूसरा था शताब्दी संकल्प। एक बहुत बड़ा आयाम उन्होंने बोला है, क्योंकि केवल आज़ादी का अमृत महोत्सव अमृत काल करके छोड़ना नहीं है, ये अमृत काल आगे के 25 साल यानी 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 2047 में हमें क्या दिला सकता है। आज हम विकसनशील श्रेणी में हैं, वो विकसित राष्ट्र श्रेणी में कैसे आए, इसका संकल्प करके वो काम, वो धोरण, उनका जो विजन है, वो क्रिएशन उनका चल रहा है। और तीसरा था ग्लोबल आउटरीच। 2 उदाहरण मैं बताना चाहूँगी। अभी G20 की परिषद हुई है जो मैं आगे लेकर जाने वाली हूँ। आत्मनिर्भर भारत तो हम एक अलग मेरा पार्ट है, वो मैं देखती हूँ, लेकिन ये जो G20 की परिषद हुई उसमें सिर्फ एक बात मैं आपको यहाँ बताकर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे आगे बोलना है। ऋषि सुनक जी जो ब्रिटेन के नवनियुक्त पंतप्रधान हुए हैं अभी, तो उनसे मुलाकात हुई माननीय प्रधानमंत्री जी की। उनसे मुलाकात होने के बाद, चर्चा होने के बाद, उस परिषद में डायलॉग होने के बाद झट से दूसरे दिन न्यूज़ आती है कि ब्रिटेन में जाने के लिए 3000 वीज़ाज जो रुक गए थे उनके तरफ से, उनको उन्होंने जारी कर दिए 3000 वीज़ाज। ये किसका असर है? तो इंडिया टुडे को एक बहुत सुंदर इंटरव्यू माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। उन्होंने 2-3 बातें कही थी, वो मुझे आज़ादी का अमृत महोत्सव में बहुत हाईलाइट करनी है आपके सबके सामने। उन्होंने कहा था, जब मैं विदेश जाता हूँ तो केवल नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं जाता, PM करके नहीं जाता, मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी प्रतिनिधित्व करता हूँ, 130 करोड़ जनता मेरे साथ होती है, तो मैं प्रेजेंट करता हूँ कि मेरे भारत का प्रभाव कैसे पड़े। और ये जो प्रेजेंटेशन, ये प्रभाव जो है वह खाली प्रोफेशनल तरीके से या कुछ जो हमारी चर्चा होती है उसके तरीके से नहीं होता, तो जो पर्सनल केमिस्ट्री होती है, हमारा ट्यूनिंग जो होता है, हमारा बॉन्डिंग जो होता है, वो दिल से होता है। बात जो धोरण की है वो तो प्रोफेशनल जो उनका इंटरनेशनल लेवल पर होगा वो तो होगा ही, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया था कि मैं जब अफ़गानिस्तान से, काबुल से भारत आने का सोच रहा था, तब इनको फ़ोन किया अपने पाकिस्तान के जो पंतप्रधान थे नवाज शरीफ, उनका बर्थडे था तो उनको विश किया। तो बोले आप कहाँ हैं? बोले मैं काबुल में हूँ। PM जी बोले तो ठीक है आप लाहौर आ जाइए।
तो उन्होंने बोले कि कैसे क्या विदेश मंत्री से चर्चा की, तब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, तो बोले आप जैसे बोलेंगे वैसे हम व्यवस्था करते हैं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, वीज़ा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो लैंड हुए, लाहौर गए। वो बोले केवल यहाँ हम इस फ्लाइट एयरपोर्ट पर नहीं मिलेंगे, आपको घर आना है, क्योंकि शादी का माहौल था घर में। वहाँ लेकर गए, पर्सनल हेलीकॉप्टर से लेके गए और उन्होंने उनसे अच्छी मुलाकात, चर्चा की। लेकिन ये जो बातें होती है, पाकिस्तान और भारत की जो एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने केवल एक फ़ोन से कि आप हमारे यहाँ आइए, इसका एक शब्द रखकर जब ये गए तो बोले मेरी जो मुलाकातें हैं, मेरी जो बातें हैं, आज इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रभाव दिख रहा है इंडिया का, वो बोले मुझे ऐसे वाले लोग नहीं पसंद है, मेरे साथ मैं आगे और उनको लीड करूं, ऐसा मुझे एक माहौल बनाना था, वो आज बन चुका है। G20 में वो दिखा। आज सितंबर 23 में हम उसको जिसका यजमान पद बोलते हैं हम वो निभाने वाले हैं। लेकिन ये बातें, दिल के रिश्ते, दोस्ती, फ्रेंडशिप और फिर भी इंटरनेशनल लेवल पर नंबर 1 ऐसा एक पूरा माहौल जो भारत का बनाया है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी भागीदारी हम सबको लेकर, हमको रिप्रेजेंट करके पीएमजी कर रहे हैं। तो शताब्दी संकल्प में ये जो सभी बातें हैं, उसका एक थोड़ा सा मैंने उदाहरण दिया है। ग्लोबल आउटरीच और उसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव में 5-6 थीम थी, उसमें ये 6 थीम के ऊपर ही मेरा बाकी का प्रेजेंटेशन है। एक पहला था विश्व गुरु भारत, दूसरा आइडियाज़, अचीवमेंट्स एंड रिजॉल्व, तीसरा था आत्मनिर्भर भारत, चौथा इंडियाज़ रिच कल्चर हेरिटेज, सेलिब्रेटिंग अनसंग हीरोज एंड इंडिया इंडिपेंडेंस 2.0। विश्व गुरु भारत ये अभी 15th एशियन इंडिया समिट का चित्र है। साथ साथ में सभी राष्ट्र प्रमुख खड़े हैं। भारत सशक्त, आधुनिक, आत्मनिर्भर विश्व मानवता का मददगार बने। कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन की निर्मित हुई, प्रोडक्शन हुआ, मेडिसिन का प्रोडक्शन हुआ, और केवल हमारे लिए नहीं, हम 150 से ज़्यादा देशों को हमने जो मदद की है और तत्परता से की है, उससे वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें बहुत बड़ा एप्रिसिएशन भी मिला है। लेकिन हमारा जो प्रभाव निर्माण हुआ वो केवल हम ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा वन अर्थ वन फ्यूचर, ये जो हमारा एक G20 का लोगो था, एक हमारा मोटो था, उसको हम साथ लेकर चलते हैं। जीवन सूत्र, संस्कृत का जीवन सूत्र हमारे भारत में कैसा अंतर्निहित है, उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। और कोविड-19 के बाद जो प्रभाव पड़ा, केवल हम हमारे लिए नहीं, हम सबके लिए काम करते हैं और सबके कल्याण की भावना रखते हैं। सभी जगत हम एक हमारे फैमिली जैसा मानते हैं। उसका एक सुंदर निर्देश, सुंदर उदाहरण कोविड-19 के माध्यम से मिलता है। और ये केवल जगत के माध्यम से मैं बोल नहीं रही हूँ। हमारे यहाँ कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ बहुत रामटेक का परिसर है, लगभग 150 लोग काम करते हैं। उसमें 2 लोगों को कोविड की वजह से वो नहीं रहे, तो बहुत दुखद घटना थी हमारे लिए। और सबको भी, सभी अफेक्टेड थे कोविड में। वो बहुत 2-3 महीने 21 के हमारे बहुत ख़राब गए हैं, बहुत ही ख़राब गए हैं। तो उसमें हम सब घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी स्थिरता से, शांति से कुछ तो निर्णय लेना था। और माननीय कुलपति, तब हमारे यहाँ कुलपति थे, उन्होंने उन 2 लोगों के जो वाइफ थे, उनकी सहधर्मचारिणी थी, उनको अनुकंपा तत्व पर हमारे यहाँ नौकरी दी। उनके पास एजुकेशन था, क्योंकि केवल हम कुछ पैसों की मदद करते, वो हमने की भी, लेकिन उससे उनका निपटा नहीं, पूरा लाइफ नहीं जाता है। तब उनको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से एक कायम स्वरूपी मदद हो, इसका एक विचार करके उन्होंने जो ये धोरण किया, उन्होंने ये निर्णय लिया। और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि अभी सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने
उन अनुकंपा तत्व पर जो एक जीआर निकाला था कोविड अफेक्टेड लोगों के लिए, उनके अंतर्गत उन्हें कायम स्वरूपी नौकरी अभी वहाँ मिल गई है। तो ये इनिशिएशन जो है, केवल हम भारत देखें, माननीय पीएम जी का काम देखें, ये भी है, लेकिन एक रिमोट स्तर पर, एक लेवल पर एक अधिकारी अपने अंतर्गत जो काम करता है, वो एक उदाहरण मेरे सामने है। और दूसरा उदाहरण था कि हमारे यहाँ काम शुरू था विश्वविद्यालय में, तो बहुत सारे जो कामगार रहते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं, उनको रहने का तो ठीक है क्योंकि जाना आना बंद हुआ था, एकदम लॉकडाउन, और अचानक हुआ लॉकडाउन, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी विद्यापीठ ने की है। और जो पुलिस वहाँ काम करते थे, वो पुलिस कर्मचारी, दिन रात ड्यूटी उनकी लगी थी, उनको हमारा जो कम्युनिटी कैंटीन है उसकी तरफ से भी हमने मदद की थी। तो हम जो बोलते हैं कि अमृत महोत्सव का जो भाग है या हमारे जीवन सूत्र का जो भाग है, वो केवल एक बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे छोटे पैमाने पर भी अनेक लोग काम करते हैं, और काम कभी सामने आते हैं या कभी नहीं आते, लेकिन मुझे ये दो उदाहरण आपको बताना ज़रूरी समझा। विश्वगुरु भारत की कंसेप्ट जो है, एनईपी ने वो कंसेप्ट बहुत बड़े पैमाने में अपने सामने खड़ी है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मैकाले के शिक्षण पद्धति का उल्लेख हुआ था, उसको दूर करके, उसका प्रभाव दूर करने के लिए अभी नए तरीके से ये हमारे सामने आई है। और हमारा जो विश्व गुरुत्व है वो कम नहीं हुआ है, उसका प्रभाव कम होते दिखता है, लेकिन ऐसा भी नहीं। यहाँ इस माध्यम से, इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से वो फिर से एस्टेब्लिश, और हमारे जैसे प्रभाव बढ़ता है तो वो हमारे सामने भी देखेंगी। एक जयशंकर जो हमारे परराष्ट्र मंत्री है, उन्होंने बहुत सुंदर एक सटीक भाषा में उनका वर्जन मैंने लिया है, क्योंकि ज़्यादा 5-6 पॉइंट्स हैं, उसमें मुझे थोड़ा एक प्रिसाइज करके बोलना है। इन 18th century, India accounted for about a quarter of global GDP. By middle of 20th century, colonialism ensured that we are one of the poorest nations. But in the 75th year of independence, India stands before you proudly as the 5th biggest economy in the world. ये 24 सितंबर का जयशंकर जी का विधान है, और मुझे लगता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो सार है, एक जो हमारा प्रभाव है, हमें जो एक प्राप्ति हुई है, हम इंडिया का कंट्रीब्यूशन, अगर हमने कुछ ही अगर बातें हमें कहनी हो तो ये वर्जन मुझे देना ज़रूरी समझा मैंने। दूसरा था इंटरनेशनल फोरम का G20 का, मैंने अभी ही आपको बोला। ब्रिक्स, 50 नेशन इंडिया समिट, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इन सभी में भारत का प्रभाव रहा है। कोविड-19 का भी मैंने कहा है। और हाल ही में एक अचीवमेंट हमें हुई है, वो जस्टिस दलवीर भंडारी जो इलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसमें कुछ बातें हमारे लिए, ये सिलेक्शन, उनका इलेक्शन होने से हमें बहुत काम में आएगी। तो 183 वोट्स उन्हें मिले हैं, 193, 193 वोट से उन्हें 183 वोट्स मिले। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, और भारत का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बनता है, इसका ये बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण है। आइडियाज़ 75, इसमें 3 बातें हैं, आइडियाज़, अचीवमेंट्स एंड रिजॉल्व। ये तीनों बातों में से मैंने सिर्फ आइडियाज़ लिया है जिसमें 3 बातें। एक तो मैंने कहा जैसे कि कोई भी ना छूटे, सभी का सहभाग हो, और प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं, खुले दिल के हैं, उनको आइडियाज़ चाहिए, और ये आइडियाज़ देने वाले लोग कौन है, कोई भी हैं, लेकिन युवागण ज़्यादा है, छात्रगण ज़्यादा है। तो ये जो यंगस्टर्स हैं, उनकी तरफ से आइडिया अगर मिले तो उन्हें चाहिए, तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से उन्होंने वो उपक्रम किया है। दूसरा, वंदे भारतम नृत्य उत्सव। मैंने कहा कि कोई भी क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, मेडिकल हो, कोई भी हो, तो कल्चरल में उन्होंने वंदे भारतम नृत्य उत्सव का आयोजन किया है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैंने डिजिटल पेमेंट, एक सुंदर चित्र मैंने देखा, उत्तराखंड के बहुत रिमोट गांव में जो लास्ट मुकाम है उनका, उसमें हमारा डिजिटल पेमेंट भीम UPI का ऐप, और उस माध्यम से वहाँ पेमेंट होते हैं। एक चाय की टपरी है, वहाँ पेमेंट होते हैं। तो भारत के कोने कोने में हमारा डिजिटल पेमेंट गया है।
तो ये डिजिटलाइजेशन ऑफ पूरे इंडिया का और वेरियस मोड में, और दूसरी बात ये जो डिजिटल पासपोर्ट है वो भी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक बहुत बड़ा उपक्रम है, जिसको उत्तम, जिसको हम बोलते हैं कि एक अच्छा उपक्रम उन्होंने किया और प्रतिसाद भी उनको अच्छा मिला है। वर्ल्ड पोएट्री डे ऑन 21 मार्च, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत ये दूसरा एक उन्होंने उपक्रम किया था कि जो हमारे जाने माने कवि हैं उनका एक काव्य दिन होना चाहिए, तो वर्ल्ड पोएट्री डे उन्होंने 21 मार्च को दिया। और रिवाइविंग फोक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया पपेट शो जो है वो भी उन्होंने उसमें लिया था। आत्मनिर्भर भारत, इसमें 2-3 बात, एक तो स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम था, छोटे सूत्र देते हैं, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, या हर घर तिरंगा हो, या राइज फॉर सोसाइटी, ये एक सूत्र उन्होंने दिया था। तो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत जिसमें 5G का सर्विस आया है, ये टॉप 10 जो है हमारे IT क्षेत्र है, हेल्थ केयर है, लाइफ साइंस है, एजुकेशन है, प्रोफेशनल एंड कमर्शियल सर्विसेज है, फूड एंड बेवरेजेस है, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये पहले 10 क्षेत्र हैं जिसमें स्टार्टअप शुरू हुए हैं। अगर मैं इसका स्टैटिस्टिक आपके सामने रखूं तो 52,000, मोर देन 52,000 स्टार्टअप शुरू हैं हमारे यहाँ, और उनसे 5 लाख रोज़गार हमने दिया है। दूसरा था कोविड का, मैंने बताया वही। सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर में इसरो का यान प्रोग्राम, और अभी उन्होंने फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, परसों ही उसका लॉन्चिंग हुआ है, वो भी किया है। टेलीकम्युनिकेशन का लॉन्चिंग 5G, क्योंकि उनका कहना था माननीय PM जी का, टेक्नोलॉजी जो हमारा भारत का अभी चल रहा है, जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, उसका स्पीड और स्केल दोनों ही उच्चतम कोटि पर है। तो ये दोनों माध्यम से कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं जिसमें हमने आत्मनिर्भरता हासिल न की हो। इसलिए फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम, उसका लॉन्चिंग हुआ है। ISPA, इसमें आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा उपक्रम उनका था। डिफेंस सेक्टर में आप सभी जानते हैं MBT अर्जुन या फिर LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसका भी हाल ही में लॉन्चिंग हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में राइजिंग डिमांड फॉर एक्सपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। सुनील मित्तल जी वहाँ थे 5G के लॉन्च में, माननीय PM जी डायस पर थे, उनके साथ वो थे। उन्होंने इसमें बताया कि मुझे नहीं लगता था कभी मैन्युफैक्चरिंग में भारत आएगा, मैं सोचा नाही था, और मेरे जिथे मी जिवंत असताना असं काही होईल असं मला अजिबात वाटलं नाही. सरळ शब्दात सांगितलं, माननीय पंतप्रधानांसमोर सांगितलं. पण हा आनंद तितक्याच मोकळ्या मनाने सांगितला की मला आवडलं, भारत मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये पुढे जातोय आणि टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रात तो आला याचा मला अपार आनंद झाला. आणि हे जे मोकळेपणाने कबुली देणं आहे सुनील मित्तल सारख्या दिग्गजांनी, ही भारताची खूपच मोठी उपलब्धी आहे. मला ना मराठीत सांगायला आवडेल की आझादी का अमृत महोत्सव हे विविध प्रकारच्या उपलब्धींनी आणि विविध क्षेत्रातल्या उपलब्धींनी आणि सर्व स्तरातल्या आणि सर्व प्रकारच्या लोकांनी मिळून तयार झालेला एक प्रभाव आहे जो भारताचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होतोय. ही खूप मोठी गोष्ट आहे आपल्यासाठी. फक्त आपण सूत्र सांगत नाही, आपण वसुधैव कुटुंबकम सांगत नाही, आनो भद्रहा कर्तव्यंतु ईश्वतः म्हणत नाही, आपण ते करून दाखवतो. नुसतं बोललो नाही, करून दाखवलं. हे आझादी का अमृत महोत्सवाचं फलित आहे. आणि मला असं वाटतं हे यश हे फक्त त्या क्षेत्राचं किंवा त्या माणसांचं नाही, तर आपण सगळ्यांनी त्यात केलेलं सहकार्य हा त्याच्यातला खूप मोठा भाग आहे. मला चिठ्ठी आली आहे, लवकर संपायची. कल्चर 1-2 मिनटं घेते, कारण विषय खरंच खूप मोठा आहे आणि मला पण हे मांडताना माहीत होतं की हे कदाचित 5 मिनटं 10 मिनटं आणखीन लांबेल. काशी तमिळ संगममचं मी इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेजमध्ये दिल्ली फोर्टचं खूप सुंदर उदाहरण आहे. कारण दिल्ली फोर्ट हा इतका मोठा दिल्लीचा लाल किल्ला हा आपल्यासाठी खूप मोठा असं धरोहर आहे ती. कारण
ते युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेजमध्ये आहे, त्यासाठीचं काम भारत सरकारने या निमित्ताने केलं आहे. कारण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्टला तिथून संबोधन करतात आदरणीय पंतप्रधान. तर ते एक मोठं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरचं काम आहे. अनसंग हिरोबद्दल त्यांच्या बर्थ ॲनिव्हर्सरी स्टॅच्यूज याच्यापेक्षा पण त्यांनी जी रिपोजिटरी का काम, डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये काम हुआ है, तो ये बहुत बड़ा योगदान इसमें है. और 3-4 बातें मुझे जो वो बतानी थी. संवो मनाओं से जानताम, एक भारत श्रेष्ठ भारत में काशी तमिल संगमम में ये विधान माननीय पंतप्रधान जी ने किया था, संस्कृत में किया था कि हम सबके मन एक है. समानो मंत्र समिति समानी, समानो मन सहचित्तमेशाम, ये हमारा मंत्र है. तो ये सभी का एक सार ये काशी तमिल संगमम में उन्होंने बताया था. इंडिपेंडेंस 2.0 जो उनका विजन था कि द फीलिंग्स ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस विजन सच एज विश्वगुरु भारत एंड आत्मनिर्भर भारत विल ड्राइव सक्सेस ऑफ इंडिपेंडेंस 2.0. 2047 में हमारा इंडिया कैसा हो, इसकी विजन आज से हमारे सामने है और हम उसके उस विजन को लेकर आगे चल रहे हैं. 2 बातें सिर्फ बताऊंगी इसमें. जो मेरा लास्ट वर्ड है, विजन फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, इंडिया एट 2047, अमृतकाल नेक्स्ट 25 ईयर्स 2022 to 2047. उद्देश्य अमृत पीढ़ी निर्माण. हमें ऐसा वैसा नहीं बोला है, अमृत पीढ़ी बोला है. यंग जनरेशन की हूँ मैं, आपके ही जनरेशन की हूँ, बूढ़ी नहीं हूँ. सूत्र सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका विकास. ये सूत्र के साथ विकसित भारत की पंचसूत्री, जिसमें विकसित भारत की निर्मिति, गुलामी की विचारों से मुक्ति, धरोहर का अभिमान, एकता और अखंडता, नागरिकों का कर्तव्य. विकसित भारत निर्माण के ये 5 सूत्र उन्होंने बताए. मेरा विधान, लास्ट विधान ऐसा है कि विकसनशील श्रेणी से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम आए, यही 2047 का विजन है. और आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो एक सार है ये यही है कि विकसनशील नहीं, अभी विकसित भारत का निर्माण. तो ये माननीय पंतप्रधान जी का जो एक आज़ादी का अमृत महोत्सव साकार करने का सपना था वो यही था. और ये विज़न उन्होंने हमको दी है. तो ये विज़न लेकर हम उसके साथ, उसके सहारे, उसके सहकार्य से जो भी बने, हमसे जो भी हो सके कंट्रीब्यूशन, वो हम करेंगे. सभी क्षेत्र कर रहे हैं. तो विकसनशील से विकसित राष्ट्र में हमें जाना है. तो ये विकसित भारत की पंचसूत्री हमें लेनी पड़ेगी. इसलिए समानो मंत्रा समिति समानी, समानो मनः सहचित्तमेषां, समानं मंत्रम अभिमंत्र एवं समानेन वो अभिषा जुहोमि. बहुत बहुत धन्यवाद. एक बात मैं बोलना चाहूँगी. मराठी कळतं इथे सगळ्यांना, असं बोलून मी फक्त मराठीत बोलते. मी जेव्हा आझादी का अमृत महोत्सवावर काम करायला घेतलं, म्हणजे सुरू आहे माझं काम, तुम्हाला सांगू का, ही विकास यात्रा जी आहे ना, ती माझीच विकास यात्रा आहे. मी सांगते, कारण मला इतका मोठा माझ्यासमोर हा कॅनव्हास येतो आहे आणि त्यातनं मी शिकते आहे, मी तयार होते आहे, माझं मन बदलतं आहे आणि त्या सुंदर विचारांनी आणि त्या कामांनी मी अभिभूत झाली आहे. त्यामुळे माझ्यासाठी आझादी का अमृत महोत्सव हा केवळ थीम आणि एक असाइनमेंट नाही, तर ती माझ्या व्यक्तिमत्वासाठीचा एक मोठा परिवर्तन होण्याचा एक विकास यात्रा आहे असं मी समजते. खूप खूप धन्यवाद. आणि माननीय कुलपती वरखेडी सरांना खूप खूप धन्यवाद. विषयः विशालः, समयः अल्पीयान्, अतः बहुविषयः भवतीभिः विषयाः बहवः उक्ताः. धन्यवादाः. नौ आई रिक्वेस्ट श्री S. Vijay Kumar Mahoday, founder India Pride Project, Chennai. It is our pride, sir. You are here because I heard about you. You have done different research in about India's pride. So it is our pride. You are here, sir. Welcome, sir. Thank you, August Gordon. I'm sure I can't beat Dr. Renuka ji in her Hindi. And thanks again for turning up. I want to introduce my project first and tell you why we called it the India Pride Project.
I lived in Singapore for 15 years, and before that, my day job is in shipping. I'm not a trained archaeologist, I'm not a historian, but had a deep root to Indian history. So I'm largely self-taught. I saw a lot of our murtis in museums and auction houses. And I started in a small way in 2004, tracking the illicit trafficking of antiquities. Quite often, we see random events in movies and all that. So before I start my talk, I just want to pay my tribute to the artists who created these immortal works of art. मेरा प्रणाम हमारे चित्रकार कलाकार के लिए, to the kings and chieftains who sponsored and gave them livelihood to create these brilliant works of art. Quite often we don't respect the artists and artisans and people like you and me who continue to appreciate these arts. This is the status of our gods. And if you want to know more about our project, please look up this hashtag. It's called Bring Our Gods Home. And the main reason why we called it Bring Our Gods Home, an India Pride project, Indian art was paraded. हमारा मूर्तियाँ जो होती है, they put a price tag on it, and I'm going to show you a few examples. The visuals जो movie में होती है ना, so it will say very disturbing visuals are going to follow. But the idea is to wake you up. Somebody is targeting your guards. We are losing at least 1,000 major art forms every year from India. And this paper headline came in 1986. And we've been losing this almost every decade. So we all talk about what's been happening in this government. I've been tracking this art market. From independence to 2000, India brought back 19 artifacts, 19. 2000 to 2012, it was 0. 2014 to now, any guesses how many you would have got back? Any number? We've crossed 630. And we are still scratching the surface. I'm going to show you how we did this, a few success stories as well. So this is what we do as an India Pride project. Just keep going on. So we work with law enforcement worldwide on a pro bono basis. All of our team is volunteer based. We have not taken a single dollar, rupee from any government or any funder. It's all our own money that we have put to this project. We have not applied for any awards or rewards so far. And why we do it is precisely this. What you are seeing is Rama, Lakshmana, Sita and Hanuman that was worshipped bronzes in a temple in Tamil Nadu till 1978. They are from the 14th century. They are under constant worship for 600 years till robbers struck in 1978, 42 years ago. They were up for sale in an art market in London. We got tipped off by one of our volunteers. This theft was not even reported. The FIR was closed in 1978. The temple name had changed from Rama Temple to Hanuman Temple because another Hanuman was also stolen, but they had another Hanuman that was too big. So the temple itself got changed. The villagers forgot that they had a Rama Temple. It was called Hanuman Temple. And the existence of this bronze in London was brought to our notice in 2016. We ran through almost 8,000 hours with our volunteers tracking where it would have been looted from, and then chanced on the temple archival photographs in an institute in Pondicherry. We presented this evidence to the Indian High Commission in London, and this happened on August 15th of 2019. And on last year, this happened. The bronzes went back to the temple, seeing the incense, seeing the flavor, seeing the puja after 42 years. And you know, 12,000 people assembled to see. It was a festival, and you should have been there to understand the joy, the genuine relief. But then an old priest who had lost it when he was in service, he walked up to me and said, "Vijay, 4 were lost, you bought only 3.
The last one is still stuck in Singapore. We have the proof. Hopefully, he will also come back soon. So there are various regulations. Sadly, no university in India teaches either this subject or Shilpa Shastra. So I humbly request support from the academics on the right side. I don't want to call the award by the award. The Lotus awardees, we've seen a lot of them advising the art market, actively stealing writing catalogs. I'm talking about the old Lotus awardees of the previous regime who actively colluded with the smugglers. So the UN actually has a timeline. 1970, the UN brought a regulation which basically bans any fresh sale of antiquities. And if we can prove that it is stolen after 1970 when this convention came, we don't even have to go to court. But doesn't mean that 1970 is one Lakshman Rekha. If you have got it before that, I'll show you examples, because the art market thinks that anything that is sold prior to 1970, you can't touch. We have brought back successfully. Just go back, go on. I don't want to go too much details, but please look up. These are all very important topics that we need to replicate in India, because India agreed to the statute. In fact, India and Italy campaigned for the statute to come in, but the UN did not have power to put it retrospective effect. So they could only put it from 1970 onwards. But still, countries like China, Hong Kong, Singapore are still to sign this UN convention, which basically says give back stolen property. Actually, the UN shouldn't say it. It's common law. So, I told you I'm going to show you some disturbing visuals. I am from Tamil Nadu. I am Tamil, Vanakkam. I also speak a little bit of Hindi. But I take great pride in saying the high watermark of Indian art are Chola bronzes and Gupta's stonework of central India. The Chola bronzes are considered in my language as Tirumeni, which literally translates to body of God. Tirumeni, body of God. They are woken up in the morning, they are bathed ceremoniously, they are clothed, they are dried, they are fed, their weddings, processions happen to in the night, they are sung to, and they go to their bedrooms to sleep. Literally, the priest will take care of the gods as though they are living beings. This bronze you're seeing is 1,000 years old and still under constant worship. You can see how it's happening. Go on. Just go on. So this is how Tirumenis are celebrated back home in their temples. You know what happened in the 14th century? Iconoclasts came down. The Agamas actually prescribed that when faced with such, you bury the bronzes for safety, you throw the stone images into stones and lakes. Once the threat passes, you can bring them back. But sadly, today, all over India, you get these buried hoards coming out. Every week we find these. The only reason I can think is our ancestors refused to give up the location of where they had hidden them. Some of them were killed. Many of them were killed. They gave up their life to protect the identity of their gods, because you know what will happen. They'll melt the bronzes, they'll break the stone. They did not want that to happen. This is a Nataraja that was found 2 years ago, buried for 600 years. He's coming out of the ground. Within minutes, you can actually see he's come back to being the god that he was. And this was the ultimate sacrifice of our ancestors. They protected their gods. What is their sad plate? This is an auction in 2017 in New York, live. And the images that you're seeing are our gods being sold in a private auction. You can actually see how they should be and how they've been transferred to being showpiece curios. Not only that, this is the house of a guy in Bangkok. Just keep going. I'll just keep talking you. Keep going. So this is like a party he is throwing, and all these murtis are there in his apartment. Not only that, they also have this in a New York apartment, lining their swimming pool, indoor swimming pool. Just play the video for me. I'll just take 2 minutes to show you this video. Just enter. Just type enter. Okay, the video is not playing. Okay, so this is another collector's house where our Koshtamurtis, our sacred gods, are lining the swimming pool of a billionaire. And most sadly, what they have done is they've replaced our murtis with fakes. It takes a trained eye, but once I tell you, you will know. The Rama is original, the Sita is fake. So similarly, when you go to museums, you see this brilliant Bhuvaraha. The leg is cut.
The questioning is of children and new students. Why is the leg cut? So we were in Devgar, and this brilliant 10 feet Varaha was destroyed by thieves. You know, the base is anchored to the Pida. Because the pedestal is weighing 4 tons, the robbers cut off the leg. And this is the reason why bulk of our gods and museums overseas have cut off legs. Not only that, they also go after the heads. So similarly, they also cut objects for export. Just keep going. So you can actually see, they deliberately break a god and then they stitch it overseas. They cut off the heads. This is from Umri, some temple. And you can see Surya's head has been cut off and comes up for sale on a stick. In Rajasthan, there was a smuggler called Vaman Gia. He was arrested in 2003 based on this book by a BBC journalist who published this in 1998. He is said to have sold 10,000 works of Indian art via a major auction house called Sotheby's. This Varaha weighs 8 tons. The robbers threw a chain around its leg, tied it to a truck, pulled it, breaking the legs, and shipped it to Switzerland. It's currently in Switzerland. We approached it through, Switzerland is not a signatory to the UN Convention, and you know how Swiss are. We went and asked the dealer. He said, I have 3, which one is yours? Indian government should have said, all 3 are mine, give it, but okay. So we put it as the most wanted antiquity. So the Antiquities Coalition in America has a list of top 10 wanted objects, and this Varaha is listed. Hopefully he'll come back soon. So basically, the project that I work on is to source and feed information to Indian law enforcement, to the ASI, to border control worldwide in building capacity so that we stop the buying. You'll be surprised to know we have recovered so far for India $248 million worth of antiquities. But we have not paid a single dollar. It's all voluntary handovers. But still, museums like the Denver Museum, this is a sealing damsel who, despite the evidence that we provide, so this is the kind of evidence that we provide, every breakage, every chip is documented, there is foolproof evidence given, but still for 8 years, we are still fighting the museum. Now, what this does, this is a temple in Karnataka. This temple was robbed in 2014, and you can see what the robbers did. They entered and they actually broke, so 6 of the sealing damsels were taken off. Permanent damage. Once they are broken, they can never go. So this is what the art market does. And we've been blissfully unaware of what damage is being hanging on the ground. They come to India, they take experts, they go and pick the sites that will sell, and then it is robbed. This is not a random theft. This is a theft that is happening on an industrial scale where the targeted best of Indian gods are being smuggled out. How big is the loot? So I've written a book. I'm not trying to sell my book. It will come. It's called The Idle Thief. You can look it up. It's in Marathi, Hindi, Tamil, English as well. The villain of the book, Subhash Kapoor, his offices were raided in New York. Just keep going for about 10 slides. So he had stashed in 14 locations in New York alone his holding stock. Just keep going. I want you to see the extent of the loot. And this was a seizure by American police. And these are the objects that were seized. Just keep going. All this have left India through airports and seaports. We have porous borders. And in this condition, they have been sold. And a total of 2,622 objects were seized. About 2,000 are suspect. Some of them are fakes. So far, I wanted to show you this example. This is an Indo-Gangetic form and an Indus seal. These are probably the oldest civilizational constructional aspects of India, and they are being smuggled out of India. And not in ones and twos. You can actually see they are being traded, so many, from the Indo-Gangetic plain. Go on, just keep going. So his stock was 850 crore rupees. Now, this is one dealer who was in business for 35 years in New York. So you can imagine the amount of loot that's happening around and why our gods are being smuggled out. So I just wanted to show you a few examples. I'll take 5 more minutes. So this was a Yakshi that is from Barhut.
was a private worship. A farmer was worshipping it, registered antiquity. The robbers cut her into 3 portions. She's from 2nd century BC. Deliberately, they've used a saw to cut her into 3 portions, sent it to America, got an expert to put it cement back, and then she was on sale for $15 million. We have since seized the artifact. It's going to come back. When she comes back, she will be the most expensive restituted object in the world. The restorer there has also been arrested. So current day, I'm just going to show you what's happened this year. In January this year, we got a tip-off from one of our volunteers that he was attending a party outside of London. On the farm, there was this grotesque looking, okay, he is not an Indian, deity, and he said it can only be from India. We said we have been searching for this deity. She is a goat-headed yogini that was taken out of India in 1988. So this was how she was kept there. We managed to convince the owner to give back to India. She had bought the property along with it. She didn't know it was stolen. So she was given back, and this is in January of this year in the London Embassy. Go on. We also are not just focusing on Hindu deities. For us, Jain Murtis, Buddhist Murtis are equally important. I wanted to show you 2 cases of how we work with volunteers on the ground. This is where I need help from youngsters like you. So here, this was a Buddha that I was tracking. I was trying to find out. He was on sale in an art fair. You know, world over, there are these art fairs where our art is paraded as commodities. So we were trying to track this individual. So we have these WhatsApp groups where people in Turkey, I consult for a Nepal group, Sri Lankan group, and Cambodia. So we share information. So whenever we get, like I find a Khmer or a Cambodian antiquity, I will give it to them to track, and they find Indian antiquity, they'll send. So we were working on this case, and Mr. Sanjeev Sanyal, the Principal Economic Advisor, now with the Economic Advisory Council, said, Vijay, there is this gentleman from ASI, retired, who says a theft happened in Nalanda in 1961-62. 12 bronzes were stolen, and in about 6 months later, 2 more bronzes were stolen. 14 bronzes were stolen in 1961-1962. Can you find it? I said, sir, I know this case. I know one is in America, but the rest have not come out, but we don't have evidence. So thankfully, this retired ASI official had the documents ready. He shared these documents to us. We tracked it to the Los Angeles Museum, so he had some photographs as well. And with these photographs, we managed to match one to the Los Angeles Museum, and this was handed over to India last year. Come on. And as luck could have it, one of our volunteers teams were going to TEFAF in Maastricht, Amsterdam, and she photographed another Buddha. So this is the WhatsApp chat that's happening. At 3:30 Singapore time, I was in Singapore that time, she's sending me a photograph saying, hey, there is something that looks like Indian. Do you want to see? So I think I have a match. Go on. So we managed to find this Buddha. It was perfect match. The robbers had actually broken the leaf from one side and welded it to the other side. We cracked this case. Again on August 15th of 2017, this happened. Just keep going. So we managed to give the proof. They disputed our proof. ICOM was involved. And this Buddha finally was handed over to India in the Indian High Commission on August 15th. So it's become like a tradition. Every August 15th. And finally he came back as well. So the robbers are getting creative. So I just wanted, so all these are coming back now. In this condition, imagine our customs is letting our bronzes go. Buried hoard. These are going by, so many of them are not reported. Just keep going. So they're making it, cleaning it. So it's getting very, very difficult. We keep going. So what do? I raise awareness, work with school children, go on. Try to get them interested in this, people like you, to provide us tips. So if something is missing, something goes missing, or if you see a loose artifact, document it. Documentation is the key. If we can document all our antiquities, that is the pure evidence that we can work, and then we need to seek an university that can host this database. Just keep going. So we do all this work around taking people to heritage sites. So this hill was supposed to be quarried. We work on that. Yeah. We build an archive. As I said, we use social media. We encourage people to send us photographs. Whenever a museum buys, they send us photographs. Whenever they go to an auction, they send a photograph. They're traveling in Paris or Amsterdam, they find Indian art for sale, they'll send us the photographs. So this is a project that we're doing. On Twitter, people are reporting fresh finds. They're reporting new finds, reporting thefts. So we are using social media for creative purposes. And
We build a knowledge base, we archive the knowledge base. For example, this was a book that was published in 1914, which had a photograph of this Murti. We tracked it to a museum in Singapore. The only evidence is the 1914 book from which we go on. So a lot of good things are happening. Just keep going. 2 more minutes, sir. I just want to end on a high. We just keep going. So all of this are, we are working with the local communities to basically work and get back. So that's the book. Go on. So this is the smuggler who is now convicted in Chennai. And they do all this. So this is the robber offering photos. For example, earlier they used to come to India. Now they're using social media. They take photos and a bidding war happens and people are buying artifacts on social media. You just keep going. So some of these are, just keep typing. Go on. I've got 2 minutes. Just keep. So these are some of the returns that have come back. Prime Minister is receiving it from Australia. This is another one that's come back from Australia. Yeah. Go on, go on, go on, go on. I just keep going. Go to the last. Just go to the last. Just keep pressing down. So there are a lot of these successes. So every time you see our Prime Minister proudly posing with some of our artifacts, each one of them is a case by itself. And I'm proud to say that me and my team have been instrumental in about 95% of what's come back to India. The cases have been built by us. We have worked with ASI, we have worked with the government. Yeah. So the last one is the recent case of Nataraja. The priest informed us of a theft in 1971, and then we managed to find it through an old photograph. And this Nataraja was in New York. The Prime Minister was there. This is the evidence that we submitted. And this year, early January, it came back and it's gone back to worship in the same temple from where it has been. Thank you. So there are a lot more that's happening. Buddha is coming back and Hanuman that we worked on. So this is from Australia. He's coming back soon. So a lot of successes, but we are still scratching the surface. How can you help? So I have one last slide to explain. Yeah. Just keep going. We need your help to document our antiquities, and how can we pressurize the government to enact tougher laws. Sadly, in India, we don't even have a section in the IPC for heritage crime. We only try them as housebreaking theft. The minimum penalty is 3,000 rupees. The maximum penalty is 7 years. And in my home state, they passed an amendment in 1993. Maximum penalty for temple theft is 3 years. So in Tamil Nadu, if you, just hold it there, if you rob a house, you get 7 years maximum. If you rob a temple, it's 3 years. With that, I thank for the opportunity. Look at us. Just go one slide more. One more slide, please. Just one more. Just one more. Is it going? This is from Nepal. We're also working for Nepal. Just one more, last one. We hope we get more such successes, and we will definitely, you will see us in the news again. Thank you. Thank you so much, sir. भारत पूरे दुनिया में विशिष्ट, भारत में विशिष्ट संस्कृति है भारत में। सो इसमें हमारे वर्शिप के बारे में और हमारे मूर्तियों के बारे में बहुत सारे रिसर्च सर आपने किया है, और बहुत सारे लूट के ले गए थे, बहुत चोरी करके ले गए थे, तो उनको भी वापस लाने का ये कोशिश, इट इज़ ग्रेट अचीवमेंट सर। रियली थैंक you are here with us and you are sharing your research. Thank you, sir. Now, I request all the students, they can ask some questions and they can share some, they can express their feelings about Azadi Ka Amrit Mahotsav. अभी सभी के सामने रेणुका मैडम ने इतना बताया क्या है भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में क्या क्या काम कर रहे हैं, करना है, 2047 तक क्या क्या होना है, सब कुछ कॉन्सेप्ट बताया है, बहुत क्लियर है। और हमारा ही
अभी क्या है, यूथ जो है, युवजन, युवकाः, सो यूथ ही अभी आगे, वही पीढ़ी के बारे में भी बताए, अमृत पीढ़ी निर्माण, तो आगे जाकर ये होगा। इसलिए इस संदर्भ में स्टूडेंट इंटरेक्शन सेशन होगा फॉर 20 minutes it will be, and some students are here, they have already given their name also, they want to share their views on this occasion. Actually, so 2 minutes will be given to each student to share their feelings. And very first I call Ainaz Sheikh from Bakliwal College of Vashi, Navi Mumbai. So you can speak from there only. Yes, please. You can share your. So good afternoon, everybody. My name is Ainaz Sheikh. I am from Bakliwal Foundation College of Arts, Commerce and Science. I'm currently studying in the course for Bachelor's in Arts Civil Services. So today I'll be speaking on the culture and heritage of India. So from speaking from personal experience, I have spent like the beginning of 10 years of my life outside the country. So when I came back finally, like I used to come back for my vacations, but I didn't really have a connect to the country as the others did. So when I finally came back to the country, it was a sort of a culture shock because I used to live in the Middle East and around an ethnic majority. So coming to a place where there's a diverse culture and a kaleidoscope of different ethnicities, communities, religions and many other festivities, it was a little overwhelming. So coming to the point where India today is actually not really what our forefathers predicted or pictured to be. There have been a lot of issues and a lot of internal disturbances. Even though while India is doing so great at many other forefronts, like be it military and strategic ties or foreign relations, India has been doing great. But when it comes to its own people and its own domestic relations, there has been a lot of turmoil. Now, the appropriation of Western culture in our country has been to such an extent that most of the time we've forgotten what our own identity as an Indian is. So, India's identity is known for its cross-cultural relations with its own neighboring countries and its own ethnicities and groups within the country. It's also a land where we celebrate the commonality of differences, and we are a land of belonging rather than blood. Most of the times this is what people pay huge money for, just to come and experience everything that India is. So I think we should keep that in mind and move forward with the entirety of the next 25 years. That's all. Thank you. Thank you. Now, Rupesh Mali from R.A. Podar College of Medical Science, Ayurveda, BAMS. सर, हम यहाँ बताना चाहते हैं, यहाँ छात्र तो संख्या थोड़ा कम है, फिर अलग अलग कॉलेज से है। ये BAMS स्टूडेंट, आयुर्वेदा मेडिकल स्टूडेंट है, वो तो आर्ट एंड साइंस के कॉलेज के हैं, संस्कृत के स्टूडेंट, ऐसे अलग अलग कॉलेज से अलग अलग स्टूडेंट आए हैं। वो अभी कुछ अपना एक्सपीरियंस और अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट रुपेश माली। सम्माननीय अतिथिगण, मैं आप सब और यहाँ पे उपस्थित सब छात्राएं, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। मैं माड़ी रुपेश विनोद, BMS प्रथम वर्ष आर्य पोद्दार आयुर्वेद महाविद्यालय का छात्र। तो भारतीय संस्कृति और उसकी विरासत और वारसा स्थान। तो संस्कृति मतलब क्या? यजुर्वेद में 7वें अध्याय में 14वां श्लोक दिया है कि सप्रथम संस्कृति सप्रथम 16 सत्कर्म, मतलब संस्कारण करने वाली संस्कृति होती है। तो संस्कारण मतलब क्या? तो संस्कारण मतलब ऐसी क्रिया जो मानव के अंदर निर्मलता का प्रतिस्थापन करे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत यह एक पत्थर के समान है। यदि हम पत्थर के ऊपर फूल अर्पण करते हैं तो एक शास्त्र बनता है, और अगर वही पत्थर हम किसी को मारने में उपयोग करते हैं तो वो एक शस्त्र बनता है। तो वैसे ही अगर हम हमारी संस्कृति के मानवता, एकता और इसका उपयोग अच्छी तरीके से करें
तो यह एक शास्त्र के रूप में हमें दिखेगा, और अगर पाखंडता, अनेकता इसे उपयोग करे तो एक शस्त्र के रूप में दिखाएगा। तो हाँ, जब हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली, तब हमारे भारत देश में जो विविधता थी उसके वजह से ऐसा लग रहा था कि हमारा भारत देश ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनेकता बहुत है। जैसे कि मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा कि खेतों खलिहानों में काम करने वाले और हाथों पर तीखी चटनी और भाकर खाने वाले महाराष्ट्र का तीखापन, और गुजरात का खाना पीना और बातों में मीठापन। वैसे ही गुजरात में खानों पीने और बातों में मीठापन, कृष्ण की रंगरलियों का अनोखा है वह रंग, कृष्ण की रंगरलियों का अनोखा है वह रंग, जैसे कि हो सुंदर मयूरपंख। वैसे ही जब पंजाब में बल्ले बल्ले और बंगाल के रसगुल्ले, पंजाब में बल्ले बल्ले और बंगाल के रसगुल्ले, वैसे ही हमारे प्रभु श्री राम की पावनता, माँ गंगा की पवित्रता और राष्ट्रभाषा हिंदी की अनुपमता में है यूपी में वास। वैसे ही है यूपी में वास, और तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम इन भाषाओं का है दक्कन में वास। तो ऐसे ही जब महाराष्ट्र के लावणी में मिलता है पंजाब का भांगड़ा, जब महाराष्ट्र की लावणी में मिलता है पंजाब का भांगड़ा, तभी हमें याद आता है कि हमारी देश में अनेकता में एकता। तो इस तरह से हमारी भारत देश में अनेकता में एकता दिखाई देती है। 4 वेद, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद, और तमिल में जो सारंग वाङ्मय है वो शाकुंतल, ऐसे बहुत से हमारे यहाँ उपनिषद और साहित्य है जिसमें हमें सीखने की और संस्कृति की जानी होती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी देखो, हमारे यहाँ दक्षिण भारत में श्रीलंकावती रावण को पूजते हैं और उत्तर भारत में हमारे यहाँ श्री राम जी को पूजते हैं। तो यह है मानसिक विविधता, बट दोनों ही एकजुट से एक क्षेत्र में रहते हैं। तो यही है हमारी अनेकता में एकता। तो इसलिए हमारे इस संस्कृति को, बहुत संस्कृति है, रोम संस्कृति थी, मिश्र संस्कृति थी, बट जैसे काल बीतता गया वैसे वैसे हर संस्कृति का विनाश भी होता गया। पर हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी एक संस्कृति है जो निरंतर काल से जीवित है। तो आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा बहुत घना है, पर मेरे दोस्तों दिया जलाना कहाँ मना है, दिया जलाना कहाँ मना है। थैंक यू रूपेश जी, you have expressed your opinion about Indian culture। भारत में अनेक विध संस्कृति है, पर भारत एक है, सब एक है, एकता में शक्ति है। Thank you for participating here, and now I request Aisha Siddiqui from again Baklewal College, Navi Mumbai, Vashi. My name is Siddiqui Aisha and I am from Baklewal College. Today I would like to talk about the topic culture, a life world, with the subtopic on the importance of pilgrimage sites and the government scheme for the same. So I would like to start it by introducing what culture is. In my opinion, culture is an integral part of our lives, way of our life and life itself. Indian culture is specially known for its social norms, ethical values, traditional beliefs, and most importantly, the belief systems. Martin Luther King Jr. once said, "To other countries, I may go as a tourist, but to India, I come as a pilgrim." So, India is considered as a holy land, and that's why preserving the pilgrimage site is quite an important feature. So, in order to preserve our culture, some are the birthplace of gods, some are places for religious leadership, some are considered as gifts from God, and some are simply beautiful places to worship. So, visiting a pilgrimage site enables us to commemorate the origin of a particular faith.
So I would like to talk about the scheme of the government which was launched under the Ministry of Tourism, the Prashad scheme. The term Prashad stands for Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive. The aim of this scheme was like planning, prioritizing, and preserving the pilgrimage sites in a planned, prioritized, and a sustainable manner, so that we can give the tourists or pilgrims a whole religious experience. And government has been successful in reviving certain pilgrimage sites which has been destroyed. So I would like to give some suggestion that digitalization should be introduced. An online portal for religious tourism should be introduced, so that everyone should know about every religious site in every state and of every religion through a single online portal. And the second suggestion which I would like to give is students in school should have at least one compulsory pilgrim visit every year, so that it would make them understand what history is, what architecture is, and at the same time it will help them connect to their culture. And also it is necessary for the youth to strengthen their beliefs in their own culture, because they are the only one who will carry on the beautiful cultural legacy of India. So let's strive towards preserving our culture and in forms of monuments, actions and beliefs. Lastly, I would like to end my speech with a quote in Sanskrit, At bhavo tat bhavati, which is translated as we become what we believe. Thank you. Thank you, Aisha, for sharing your opinion and suggested also. We will take this forward. And now I request Rutuja from Arepo and medical student. Okay. मंचावर उपस्थित अतिथी, येथे पूज्य गुरुजन वर्ग व येथे जमलेले माझे बंधू आणि भगिनींनो, मी ऋतुजा शिवाजी उकिरडे, BAMS प्रथम वर्ष, आर्यपोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई. मी भारतीय संस्कृती या विषयावर बोलणार आहे. जगामध्ये प्रत्येक देशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची संस्कृती आहे, पण भारतीय संस्कृती त्यापेक्षा वेगळी आहे. कारण बहुतेक संस्कृत्या या भारतीय संस्कृतीतूनच म्हणजेच हिंदू संस्कृतीतूनच उदयास आलेल्या आहे. आपण अशा संस्कृतीत जन्माला आलो की ज्या संस्कृतीने आपल्याला साधू संत ऋषीमुनी दिले आहे. परंपरा, चालीरीती यातून संस्कृती निर्माण होते, पण हिंदू संस्कृतीचे तसे नाही. कारण आपला देश विविध परंपरेने नटलेला आहे. देश, भाषा, वेशभूषा वेगवेगळ्या आहेत, परंतु संस्कृती सर्वांची एकच आहे. आज पाश्चिमात्य देश जो प्रगतीचा डंका मिरवित आहे, त्यात हिताचा विचार केला जात नाही, पण हिंदू संस्कृतीमध्ये या सर्वांचा विचार केला जातो. पाश्चिमात्यांनी अणुचे विघटन करून अणुबॉम्बचा शोध लावला खरा, पण त्यामुळे संपूर्ण जीवसृष्टी विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. प्राचीन काळी कश्यप ऋषींनी जेव्हा अणुचे विघटन केले, तेव्हा त्यांच्या असे लक्षात आले की अणुचे विघटन जीवसृष्टीस विनाशकारक ठरेल. तेव्हा त्यांनी अणुचे विघटन केले नाही. त्यांनी त्याच वेळी सांगितले की जो कोणी अणुचे विघटन करेल, तेव्हा पृथ्वीचा विनाश जवळ आलेला असेल. आणि आज ते खरे ठरत आहे. भारतीय संस्कृती ही एक घटना आहे. त्यामध्ये कोणतेही कार्य नियमाला सोडून किंवा व्यक्तिप्रधान नाही. तक्षशिलासारखे जागतिक जागतिक विद्यापीठ भारतीय संस्कृतीने आपल्याला दिले. वराहमिहार, चरक, भास्कराचार्यांसारखे जागतिक कीर्तीचे संशोधक भारतीय संस्कृतीने आपणास दिले. गायन, वादन, संगीत, युद्ध कौशल्य, खगोलशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र हे सर्व भारतीय संस्कृतीचे विविध अंग आहे. सर्व सृष्टी हे एकच कुटुंब मानणारी फक्त भारतीय संस्कृतीच आहे. भारतीय संस्कृतीवर कित्येक आघात झाले, पण ती तिच्या पावित्र्यामुळे अद्याप टिकून आहे. ती तेजाने तळपत आहे. ज्या ठिकाणी नास्तिकांनी भारतीय संस्कृतीवर
भारतीय संस्कृतीच्या विरुद्ध जाण्याचा प्रयत्न केला त्या तेथे अत्याचाराने व हिंसेने कळस गाठला आहे. इंडोनेशियासारख्या मुस्लिम राष्ट्रातही भारतीय संस्कृतीचे अद्याप पालन होत आहे, कारण ती महान आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये समाज एकमेकावर अवलंबून होता, व्यवसाय पूरक होते, त्यामुळे समाज एकसंघ होता. आयुर्वेदामध्ये कोणत्या झाडाच्या वनस्पतीच्या मुळापासून ते पानापर्यंत कोणत्या भागाचा कोणत्या रोगावर उपाय होतो हे जे ज्ञान असणारे अत्रीसारखे ऋषीमुनी होते, वैद्य होते. वाल्मिकींनी रामायण महर्षींनी महाभारत यासारखे ग्रंथ लिहून भारतीय संस्कृतीला उच्च स्थानी नेऊन पोहोचविले. एखाद्या राजाने केलेली आज्ञा समाज पाळणार नाही, पण भारतीय संस्कृतीच्या विरोधी सहसा कुणी जात नाही, कारण ती सर्वांना आपल्यात सामावून घेते. ती कोणावरही अन्याय करीत नाही, कारण समाजाची निर्मिती ही संस्कृतीतूनच झालेली असती. समाज हा संस्कृतीतूनच निर्माण झालेला असतो. स्वामी विवेकानंदांनी भारतीय संस्कृतीचे स्थान उच्च स्थानी नेऊन पोहोचविले. आज जगातील अनेक देशातील लोक हे हिंदू संस्कृतीचा स्वीकार करत आहेत. इस्कॉन सारख्या संस्था हिंदू संस्कृती जगभर पसरविण्याचे कार्य करीत आहे. जगाच्या पाठीवर अतिथी देवो भव असणारी आणि परस्त्रीला माता व भगिनी मानणारी भारतीय संस्कृतीच आहे. पितृदेव भव मातृदेव भव असणारी भारतीय संस्कृतीच आहे. प्राण्यांना अभय व शरणागताला क्षमा करणे हे भारतीय संस्कृतीच सांगते. सजीव सृष्टीला लाभलेली भारतीय संस्कृती हे मातृत्व आहे, कारण ती कोणावरही अन्याय करत नाही. अहिंसो परमो धर्म व वाईटांना शासन हे भारतीय संस्कृतीचे कर्तव्य मानले आहे. संस्कृती नसेल तर समाजात हाहाकार होईल. भारतीय संस्कृतीचे वर्णन इतक्या कमी शब्दात करणे शक्यच नाही, पण वेळेअभावी मी शेवटी एवढेच म्हणेल की माणसाला जर माणसासारखे जगायचे असेल तर आपल्या संस्कृतीचे पालन करायलाच हवे आणि ते करायलाच पाहिजे. शेवटी आयोजकांनी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. Thank you for sharing your opinion on the culture. Now I request Shalu Bansal, मुंबादेवी आदर्श संस्कृत विद्यापीठस्य छात्रः वा छात्रा शालु अस्तु क्षन्तव्यः. Good afternoon. I honor to be got this opportunity to stand in front of these greatest people in India. So, I, Shalu Bansal, student of Mumbadevi Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Shastri, second year Vyakaran. So, first of all, Institute has selected me to speak about this topic, the Azadi Ka Amrit Mahotsav. So, the Azadi Ka Amrit Mahotsav means the energy of independence, elixir of new ideas, elixir of Atmanirbharta. Therefore, this Mahotsav is a festival of awakening of the nation, festive of fulfilling the dream of good governor, and the festival of global peace and development. We are blessed to be born in India. I am extremely proud to be Indian, and we all are lucky because India is a country of big diverse. And the Honorable Prime Minister Narendra Modi started this Mahotsav on 12th March 2021. Thank you for your coming and thank you so much. Thank you, Shaluji. Now I request Sagar Gautam from Bakliwal College. Good afternoon everyone, my name is Sagar Gautam, I am from Bakliwal Foundation. I want to talk about Padma Award. This award is given to the civilian of the Indian country. In this award there is no caste, no sex, no ratio. This award is given to all the arts and the civil workers of the society. And in year 2021, 107 people get this award. Three Padma Shri
3 Padma Vibhushan and 71 Padma Bhushan and 107 Padma Shri Award. Thank you. Thank you. Thank you. Now I call Rippy from R.A. Podar College. सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा प्रणाम। मैं कुमारी रिप्पी अतः आर्य पोदर महाविद्यालय के छात्रा आज आप सबके सामने अरुणाचल प्रदेश के संस्कृति के बारे कुछ शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत यह पृथ्वी के सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है, जहाँ सब तरह के जातियों और धर्मों का सम्मान किया जाता है। इन्हीं के ईशान कोण भाग में उपस्थित एक हरी भरी राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश नाम से प्रसिद्ध है। यह सुनने में तो एक छोटी सी राज्य है, परंतु इनकी संस्कृतियों को 2 लफ्ज़ों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। अरुणाचल प्रदेश में 30 से लेकर 50 तक की उपभाषाएं बोली जाती है, जिनमें हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को भी अहम स्थान दिए गए हैं। यहाँ 26 जनजातियाँ हैं जिनके अपने अपने अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। वहाँ के लोग साल भर मेहनत और परिश्रम कर खेतों में फसल उगाते हैं और उनके पारंपरिक त्यौहार के महीने आने पर जिले और गांव के सब लोग इकट्ठा होकर उत्सव आयोजन करते हैं। वे उत्सवों में प्रकृति से मिली वस्तुएं जैसे कि बांस, लकड़ी और अलग अलग तरह के पट्टों से ही पंडालों को सजाते। यहाँ तक कि वे तो महिलाओं के लिए भी बांस के टोकरी, कमरबंद और मुकुट जैसे सुंदर सुंदर रचनाएं बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 26 जनजातियों का अपना अलग अलग नृत्य है जो वे त्योहारों में प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि शेर और मोर के नृत्य, दामिंदा, रेकमपादम आदि, जिनमें पहले तो उनके आभूषणों की जितनी भी तारीफें करो कम है। शायद ही विज्ञान ने कभी उनके आभूषणों के प्रकृति के बारे जान पाए हो। फिर वे अपने नृत्य भी इतने अच्छे तरीके से दर्शाते हैं कि वे हमें हमारे पूर्वजों के रंगों में ढल देते हैं। वे गांव के सभी लोग एक साथ नृत्य कर गांव के हर एक घर जाते और तन से लिपटी शांत हृदय को चंचलता और उत्साह से भर देते हैं। सजावट, आभूषण, नृत्य, भोजन आदि सब इतने अच्छे तरीके से होते हैं कि आसमान भी प्रसन्न होकर धरती का दर्शन कर इन्हें देखकर जाते हैं। अरुणाचल में अपने पूर्वजों से विरासत में मिली त्योहारों को तो बड़े ही उत्साह से मनाते हैं ही, साथ ही यहाँ दिवाली, विश्वकर्मा, दुर्गा पूजा आदि जैसे धार्मिक उत्सवों को भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। हम सबके पहाड़ों से लिपटी अरुणाचल प्रदेश इतने गुणवान है कि सूर्य देवता भी प्रसन्न होकर इनके दर्शन करने का सबसे पहला हक अरुणाचल प्रदेश को ही देते हैं। अंत में अरुण किरण शीश भूषण, कंठ हिम की धारा, प्रभात चुंबित देश अरुणाचल हमारा। अगर मैंने कुछ गलत शब्द यूज़ कर दिया है तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। अनेन छात्राणाम् अभिप्रायः इफ एनी क्वेरीज अथवा कोऽपि प्रश्नः अस्ति भवताम् अत्र महान्तः सन्ति इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट महोदय तत्र कार्यं ये कृतवन्तः तस्य फाउंडर एव अत्र सन्ति। एवं मैडम अस्ति तत्र आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट में काम कर रही है, मेंबर है इंडियन गवर्नमेंट के, और सर है राधा कृष्णन पिल्लई जी है, और आपके और बहुत सारे हमारे यहाँ विद्वान लोग भी बैठे हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट है इंटेलेक्चुअल हेरिटेज के, उसमें आपका कोई भी प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं, ऐसे आप पूछ सकते हैं। Hi everyone, I welcome you here, an honorable guest. I am happy to ask you a question. So this is for India project, sir. So for you, about you said right, you get all the tips about where the artifacts are situated, who has a possession of the artifact, right? So I was thinking that is there any system to characterize or to put everything in chronological order as the tips come? Like if sometimes it happens this guy have given me the tip, right, and this guy also have given me the tip. Sometimes it can happen, right, this guy got ignored, not ignored but forgotten. Like so is there any system to
take a record of all the artifacts that are out there and the tips coming in. We are currently tracking about 8,700 icons. So there is Yes, a sir. system, but it cannot be disclosed for obvious reasons. Yes, yes. If the robbers know what we have, then it won't come up for sale. The idea is to encourage people to come up, say a lot of police stations, for example, they close FIR saying idols not found, because when a FIR is opened, the police station's ranking goes down. So this is where we need help. And more importantly, you as youngsters, please visit temples. I Yes, think if sir. you keep visiting temples, the murtis will take care of you, and you will take care of the murtis. Right, sir, right. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Anyone else? सरांनी खूप चांगल्या प्रकारे आम्हाला मार्गदर्शन केलं की खूप साऱ्या प्राचीन मूर्त्या वगैरे दाखवल्या, त्याचं परत पुन्हा मंदिरामध्ये स्थापतीकरण झालं. पण एक दुर्दैवाची गोष्ट मी व्यक्त करतो सरांच्या समोर की ह्या ज्या गोष्टी बनवणारे जे कलाकार आहेत, आज भारतीय विकास यात्रा आज निर्माण झालेली आहे. कागदोपत्री खूप साऱ्या कागदाच्या फायली हलत आहेत. अभिमान आहे त्या गोष्टीचा, पण ह्या खऱ्या निर्माण करणारा जो पाया आहे त्याकडे कुठे ना कुठे आपलं दुर्लक्ष होत चाललेलं आहे. हे कलाकार कुठे ना कुठेतरी मरण पावत आहेत, तिची कला कुठेतरी दुर्मिळ होत आहे. ही कला जतन झाली पाहिजे आणि ही विकास यात्रा ह्या कलेपर्यंत गेली पाहिजे, ह्या कलाकारापर्यंत पोहोचली पाहिजे. आणि असे कलाकारांचे विद्यापीठ जे असतील, एक कुंभकारापासून या कृषीप्रधान क्षेत्रामध्ये शेतकरीसुद्धा गायब होत चाललेले आहेत. आणि सुटाबुडात राहणारे आज युवक शेतामध्ये आईवडिलांच्या खांदा लावून शेती करण्यासाठी लाजत आहेत. ही खरी आपली संस्कृतीचा ऱ्हास होत चाललेला आहे आणि ह्या ऱ्हासाकडे पहिल्यांदा लक्ष देणं गरजेचं आहे. आज माननीय प्रधानमंत्र्यांनी जी काही विकास यात्रा योजना ह्या सगळ्या अवलंबल्या आहेत, ते अधिकाऱ्यांनी सुद्धा आणि या युवकांनी सुद्धा ह्या मनात रुजवून हे एक नवीन जीवनाची, नवीन भारतवासियांची घडी बसवणं खूप गरजेचं आहे. आणि तुमच्या अल्मोद ज्ञानाने आम्हाला त्याबद्दल थोडंसं मार्गदर्शन करावं, ही नेमकी कशी घडी बसवावी हे मी अपेक्षित आहे. धन्यवाद सर. Thank you. I'll reply to you in English. One, as I said, my first slide itself was a dedication to the artist, and the idol on the side was a Vishwakarma. So my salute to the artist. Now, how can we encourage people? One, we don't want the Westerners spending 8 crores and 10 crores on originals. They can as well make new ones. The only request to even people, collectors, if you're collecting, don't buy solid cast murtis for non-worship. Meaning, मूर्तियाँ जो बनती हैं hollow cast है, solid cast है. If you want to keep it for decoration, buy hollow cast. जो मूर्तियाँ जो hollow cast है वो decorative है. जो मूर्तियाँ a certain size, if they go above, if they are solid cast, they have to be under puja. This is the only request we tell them. So we are not saying don't buy from the artisans, don't stop the artisans, but unfortunately in India we are losing a lot of originals and the artisans are making fakes. Now we want to stop that also. So when there is a law of the land, they have to follow. But we are encouraging, and I see a lot of investment architects using traditional elements in their art, and we will do our best to encourage local artists. Thank you. Please. यहाँ पर आए सभी सम्माननीय अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम. मैं आयुष सिंह बागलीवाल कॉलेज की तरफ से अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ. जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है भारतीय संस्कृति के बारे में है, तो इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है. जैसे कि मैं क्लास 5th 6th में अपने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ता था, लाइक वहाँ पे उस टाइम पे मुग़ल काल का पूरा गुणगान रहता था, और हमारे जो पूर्वज थे लाइक शिवाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप थे, उनके बारे में लिटिल बिट एक पैराग्राफ तक ही सीमित होता था. तो जैसा हमारे टेक्स्ट बुक में है, अगर हम वैसा ही अपने अपने सराउंडिंग्स पे फील करेंगे तो हम कैसे अपने संस्कृति पे गौरव कर पाएंगे. तो हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें कुछ सुधार करके जो हमारा ओरिजिनल हिस्ट्री है हमको वो पढ़ाना चाहिए. और हमारे यहाँ पे question I'm hogging from all the other panelists. Today, social media is king. You can create your own stuff. I come from Tamil Nadu. We have much, much greater kings than all the kings that you read in, as per me. So I think you should explore your surroundings. Fort hai, mandir hai. Go on social media, blog hai. You please publish. I'm very happy that you read textbooks when you were in 3rd class. I never read any of this in textbooks. Yeah, our textbooks have to be revised.
But don't wait for the government, don't wait for textbooks. Today you are content creators. Anybody with a phone is a content creators. Don't forward wrong WhatsApps, fake stuff. Create proper content and share. You on the ground, if you cover, like there are 200 people here, if 200 people go cover 200 sites every month, we can already cover 4,000 sites. That should be the target. Don't worry about what others can do. As I told you, we saw this problem, we got into it, we are not experts, we found a solution. If the gods want to come home, they will come home. We are only vehicles. If your local history has to be known, you be the vehicle. Thank you. थैंक यू सभी को धन्यवाद इस सेशन में. सो इस सेशन के अध्यक्ष महोदय अभी मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई जी. प्लीज यू गिव द स्पीच नाउ. थैंक यू. डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई जी, चाणक्य. ये एक्चुअली अभी मैं भूल गया, सॉरी, वेरी सॉरी, क्षमा चाहता हूँ. इनका आप वेबसाइट में और सोशल मीडिया बहुत देख सकते हैं. चाणक्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप स्टडीज़ के हेड है और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. सो इनके आप चाणक्य के फ़ोटो के साथ इनको भी देख सकते हैं. आप वेबसाइट में बहुत मिलेगा आपको. चाणक्य के बारे में बहुत रिसर्च किया है. इनका कॉर्पोरेट चाणक्य, यस, इसीलिए अभी हम इनको सुनेंगे. सर, आपका स्वागत है, प्लीज़. धन्यवाद. मैं यहाँ पे स्पीकर करके नहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने आ रहा हूँ. सो डोंट वरी, आई विल नॉट टेक मोर देन 3 मिनट्स. पहली बात, रेणुका जी ने शुरू किया आज़ादी का अमृत महोत्सव. आई वॉज सो इम्प्रेस्ड क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं. एंड लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट के पास बजट भी है, बट प्लीज़ सप्लाई बहुत है. सो यू नो, अगर आपको कोई भी आइडिया अच्छा लगा, रेणुका जी इज अराउंड हियर, प्लीज़ यूटिलाइज इट. क्योंकि गवर्नमेंट से काम करना और गवर्नमेंट के साथ काम करना इजी नहीं है, राइट? अभी हम बोल रहे थे कि पेपर वर्क, डोंट वरी अबाउट पेपर वर्क, वी एकेडमिशियंस नो हाउ टू डू पेपर वर्क, बट आइडियाज आपका है. तो आई थिंक रेणुका जी का जो प्रेजेंटेशन था, आई वॉज इम्प्रेस्ड. मैंने बहुत सारे नोट बना लिए. विल वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट्स. विजय जी हैज बिकम ए रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? मैं एक घटना आपको बताऊंगा. व्हेन आई रिसीव्ड अबाउट योर वर्क ऑन सोशल मीडिया, लेट मी टेल यू, आई वाज स्केप्टिक. मुझे थोड़ा लगा ये क्या है, मंदिर में से आप पुराने एक देश से लेके आ रहे हो, ठीक है. लेकिन उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा, आई डोंट नो वेदर द सेम वीडियो दैट यू आर गोइंग टू प्ले. उससे मुझे फ़र्क पड़ा और समझ में आया कि ये क्यों करना चाहिए. देयर इज अ स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु जहाँ पे ये मूर्ति वापस आई. और मूर्ति वापस आना केवल कोई मेटल या स्टोन का कमिंग बैक नहीं है. वहाँ पे यू नो, इन इंडिया अपना जो कल्चर है, इट्स ए विलेज कल्चर. और कोई भी गांव है उसमें ग्राम देवता होता है. और ऐसे ही कि वो मरा हुआ व्यक्ति का जान वापस आ गया. एंड द होल टेम्पल उत्सव एक्चुअली ब्रिंग्स एवरीबडी टुगेदर. आपके भी माँ पिताजी आपको पता होंगे, या दादा दादी, नाना नानी, साल में एक बार गांव जाना पड़ता है, राइट? और क्यों जाते हैं? शादी के लिए नहीं, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को समझने के लिए गांव जाना चाहिए. सो योर ग्रेटेस्ट वर्क इज नॉट जस्ट ब्रिंग बैक आइडल्स, इट्स एक्चुअली ब्रिंग बैक द लाइफ ऑफ द टेम्पल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट से बहुत कुछ सुनना है और मैं तो बहुत सारे नोट्स बना रहा हूँ. एंड लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू कम टू अरुणाचल ऑल्सो. बिलीव मी, इंडिया इज नॉट वन कल्चर. एंड समबडी सेड, यू नो, विदाउट कल्चर यू आर ओनली ए वल्चर. सो आप ना, वल्चर क्या करते हैं? खुद का कुछ नहीं, मरे हुए लोगों को खाते रहते हैं. द वर्ल्ड इज कमिंग टू अस बिकॉज ऑफ अ कल्चर. फिर आयुर्वेद हो, योग हो, या जो भी है. और मेरा जो क्षेत्र है चाणक्य, इंडिया इज कमिंग टू द वर्ल्ड फॉर गवर्नेंस ऑल्सो. आज मेरा विषय नहीं है, लेकिन आई लाइक टू सम अप बाय ओनली 2 वर्ड्स, 2 स्पीकर्स एंड 2 वर्ड्स. फ्रॉम एप्रिसिएशन यू शुड मूव टू एक्शन. फ्रॉम एप्रिसिएशन यू शुड मूव टू एक्शन. तो क्या होता है, यहाँ पे आके बहुत चार्ज हो जाओगे. हाँ, भारतीय संस्कृति, रामायण, महाभारत, चाणक्य, उसके बाद करोगे क्या? बराबर है. सो डू गेट मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड, बट डू समथिंग अबाउट इट. क्या समथिंग है आप डिसाइड करो, दैट्स योर चॉइस. मैं अपना एक पर्सनल चीज़ बोल के घटना बोल के समाप्त करूँगा. बचपन से ही आध्यात्मिक बैकग्राउंड रहा है घर पे. एंड इट्स सो हैपेंड दैट माय फादर इज़ अ राइटर एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस योगा. ऑफ कोर्स ही इज़ अ राइटर, आई बिकेम अ राइटर, वो सब है. लेकिन मुझे एक बार मेरे डैडी ने बहुत अच्छा बात बताया, बेटा याद रखना ज़िंदगी में, गेटिंग प्राइड इन योर कल्चर इज़ वेरी नेचुरल टू एवरीबडी इन द वर्ल्ड. ना,
If you're an Indian, you'll be proud of Indian culture. If you're in America, you will be proud of American culture. And you should, isn't it? तो जिस राष्ट्र में और जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं उसमें प्राइड या स्वाभिमान आना बहुत नेचुरल है, लेकिन उस स्वाभिमान के साथ आप क्या कर रहे हो, दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन. तो यहीं पे मैं बोलूँगा जो मुझे स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे, वॉट यू हैव इज गॉड्स गिफ्ट टू यू एंड वॉट यू डू विथ वॉट यू हैव इज योर गिफ्ट टू गॉड. तो बस यहीं पे कहूँगा कि फ्रॉम अप्रिसिएशन मूव टू सम एक्शन. तो आप यहाँ से जब घर जाओ वापस एक एक्शन पॉइंट और क्या है आप डिसाइड करो. मैंने चाणक्य को चुना, अब दुनिया भर घूम रहा हूँ, तो आप डिसाइड कर लो, कमिट योर लाइफ टू वन पर्पस. ही इज कम बैक फ्रॉम सिंगापुर, वी आर इनटू एकेडमिक्स, बट लेट मी टेल यू दैट वन थिंग एज स्वामी विवेकानंद सेड शुड बिकम एन आइडियल इन लाइफ विच इज एक्शनेबल. थैंक यू सो मच. Thank you. Now, I request Dr. Manoj Kumar Dubey ji for vote of thanks of this session. For this session. वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको. वैसे तो ये सत्र बहुत ही मज़ेदार रहा क्योंकि इस सत्र में विद्यार्थी और अध्यापक सभी का इंटरेक्शन भी हुआ और बातें भी हुई. सबसे पहले मैं डॉक्टर रेणुका बोकारे जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के संबंध में काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी और हमारी युवा पीढ़ी को जगाया, एक तरह से उनको जागरूक बनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. विजय कुमार जी, एक्चुअली बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन आज के इनके सेशन के पश्चात मैंने स्वयं ये मन में सोचा कि यदि मैं भी कहीं गया तो ज़रूर मैं ऐसी चीज़ों की खोज करूंगा और आपसे संपर्क करूंगा. और आपके बहुत ही अच्छे उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने यहाँ पर हमें मार्गदर्शन दिया. और डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपके मार्गदर्शन से हमारे विद्यार्थी सजग होंगे. और इस यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मैं डॉक्टर कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा. थैंक यू ऑल.